हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 ये डिस्कस करने वाले हैं 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और लेक्चर 3 पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश, ये आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस कोर्स की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisis.in। तो यहाँ पर आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 58 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर 2020 50-50 सीरीज़ से, गाइडेंस सीरीज़ से। ठीक है, स्पेशल कोर्सेज़ में आप जाओगे तो आपको 2020 एंड 50-50 सीरीज़ आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश के पुलिस रिफॉर्म्स कैसे थे। तो देखो, प्री कॉलोनियल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उस टाइम पर मुगल्स का रूल था, मुगल्स के अंडर गवर्नमेंट चल रही थी और जितनी भी नेटिव स्टेट्स थे उसके अंडर चल रही थी। तो ये सारी जो गवर्नमेंट थी पहले की वो ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि सारी पावर एक ही रूलर के हाथ में हो जाती है। तो ऑटोक्रेटिक थी बेसिकली गवर्नमेंट, और कोई भी फॉर्मल या कोई अलग से पुलिस सिस्टम वगैरह उस टाइम पर नहीं था। बट हर एक जगह पर एक, जैसे विलेजेस में भी वॉच गार्ड्स होते थे जो कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का ध्यान रख लेते थे। तो एक वॉच गार्ड्स की तरह आप कह सकते हो, पर कुछ फॉर्मल पुलिस सिस्टम वगैरह नहीं था। फिर लेटर मुग़ल रूल तक आते आते फौजदार्स वगैरह आ गए थे। फौजदार्स हो गए, फौजदार बेसिकली वो होते थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। फिर अमील्स भी आ गए थे। ठीक है, अमील वो होते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बेसिकली। ठीक है, फिर कोतवाल आ गए थे। कोतवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करके रखना। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुग़ल रूल के टाइम पर चल रही थी। बट विद टाइम 1770 की अगर हम बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूशन था फौजदार का, अमील्स का, ये सब अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम जो है वो चल रहा था और कैसे ये अबॉलिश किया गया। तो 1774 में बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम था 1773 से लेकर के 1785 तक का था। तो 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने ये जो फौजदार का इंस्टीट्यूशन था जो कि पहले अबॉलिश कर दिया गया था 1770 में, वो इंस्टीट्यूशन वॉरेन हेस्टिंग वापस ले आए। तो ये इंस्टीट्यूशन को, फौजदार वाला सिस्टम जो है वो वापस रिस्टोर कर दिया गया। फौजदार क्या करते थे? अगेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग ने वापस रिस्टोर कर दिया और ज़मींदार्स को कहा गया कि अब आप इनको, फौजदार्स को असिस्ट करेंगे। तो ज़मींदार को फौजदार का असिस्टेंट बना दिया गया। असिस्टेंट क्यों बनाया गया इनको? ताकि जितनी भी डकैतियाँ होती हैं या वायलेंस होता है या डिसऑर्डर कोई भी मेंटेन होता है, फौजदार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बट अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको कौन देखेगा? तो ज़मींदार जो है वो फौजदार की हेल्प कर देगा कि डकैती वगैरह से को सप्रेस करने के लिए, हटाने के लिए कि डकॉइट्स वगैरह ये ना आए। ठीक है, डाकू ना आए या वायलेंस ना हो, डिसऑर्डर ना हो एरिया में, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो 1774 में फिर फौजदार थाना बनाए गए। फौजदार थाना जो है वो जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके जो मेजर टाउन्स थे वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए और ये जो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं उनको उनके अंडर डाल दिया गया। ठीक है, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन को इन लार्जर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो फौजदार थानाज है इनके अंडर स्मॉलर पुलिस स्टेशंस आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आता है 1791 का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम आता है। अब कॉर्नवालिस ने का कोड क्या था? कॉर्नवालिस ने एक रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज़ किया था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कैसे ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने? जो पुराना इंडियन सिस्टम था हमारा, जिसमें थानास बनाए गए थे डिस्ट्रिक्ट में, उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया। ठीक है, जो पुराना सिस्टम था थानास बनाने का डिस्ट्रिक्ट में, उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया इंडियन सिस्टम को। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट को एक दरोगा के अंडर डाल दिया गया। ठीक है, तो ये दरोगा के अंडर डाल दिया गया। अब साथ में एक एसपी भी बनाया गया। एसपी जो था सबसे हाईएस्ट रैंक का पुलिस ऑफिसर था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हुई थी? जितने भी अब ज़मींदार जो थे, जो पहले चल रहे थे ना ज़मींदार, जिनको फौजदार को जो असिस्ट कर रहे थे डकॉइट्स वगैरह और वायलेंस वगैरह वो सब हटाने के लिए,
अब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि ज़मींदार्स को तो उन्होंने बिल्कुल छुट्टी दे दी कि अब आपका कोई काम नहीं है, आपको कोई पुलिस ड्यूटी हम नहीं दे रहे हैं, तो इनको हटा दिया। और ये सारा काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर 1808 में आए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या किया, अब उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था पुलिस सिस्टम को। कैसे? उन्होंने एक एसपी जो है हर एक डिवीज़न के लिए सबसे पहले तो अपॉइंट कर दिया। साथ में हर एक एसपी को असिस्ट करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे स्पाइज़, जिनको गोइंदास भी कहते हैं, वो अपॉइंट कर दिए गए। तो स्पाइज़ को अपॉइंट तो कर दिया गया, पर उस टाइम होता क्या था कि ये जो स्पाइज़ वगैरह थे, इन्होंने लोकल जो लोग थे उन पे बहुत अत्याचार भी किए थे। तो काफ़ी जो है वो हैवॉक क्रिएट करते थे ये स्पाइज़ वगैरह जो थे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये सारा काम किया था आप लॉर्ड मेयो ने। आफ्टर दैट 1814 का टाइम आता है जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑर्डर आता है जिसके द्वारा दरोगास का अपॉइंटमेंट हो जाता है और उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो दरोगा के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको अबॉलिश कर दिया जाता है कि जितनी भी कंपनी की पोजेशंस होती हैं उनसे उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, एक्सेप्ट इन बंगाल। बंगाल में अबॉलिश नहीं किया जाता क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो उन्होंने बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऑर्डर ये सबमिट किया था कि दरोगास को अपॉइंट किया जाएगा। तो उन्होंने उस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी उनको अबॉलिश कर दिया था। तो अब पावर किसके हाथ में आ गई थी? दरोगा के हाथ में आ गई थी और उनके सबॉर्डिनेट्स के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो बाकी उनका जो कंपनी की पोजेशंस वगैरह थी उनसे उनको हटा दिया गया था। बंगाल में रहती है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है 1828 से लेकर के 1835 का टाइम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी की जो पोजीशन होती है, एसपी का जो ऑफिस होता है, उसको ये अबॉलिश कर देते हैं। तो अब आता है कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, देखो एक चीज़ थी जो मैं आपको बता देती हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो थी एक चीज़, वो ये कहते थे, वो ये मानते थे कि पावर जो है ना एक ही जगह कंसंट्रेशन होने चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर में मानते थे। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो हो गई, बट इससे ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत केओस भी क्रिएट कर दिया था। मतलब कि लोगों को उनकी पावर समझ में नहीं आ रही है, एक ही जगह सारी पावर आ गई है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का थोड़ा इस तरीके का था सिस्टम। तो अब उन्होंने क्या किया, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला जो ऑफिस था ये तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया। अब कलेक्टर था या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वो पुलिस फोर्स को हेड कर रहा था। जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन हो गई उसमें कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट वो हेड करता था पुलिस फोर्स को। ठीक है, साथ में जो कमिश्नर था हर एक डिवीज़न में वो एसपी की तरह ही एक्ट करता था। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट से क्या हुआ कि पुलिस फोर्स जो है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। पुलिस फोर्स जो है वो बहुत बैडली ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि डीएम पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। ठीक है, तो इससे क्या था, अब जो कमिश्नर था वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरह एक्ट करता था। अब हुआ क्या था, जब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन कैसे एक्ट कर रहा है, कमिश्नर एसपी की तरह एक्ट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हेड ऑफ़ द पुलिस फोर्स बना हुआ है, तो ये जो कन्फ्यूजन था इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जो आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, वो सबसे पहले ऐसे टाउन्स बने थे जिन्होंने जो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटी थी, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट इनकी जो ड्यूटी थी उनको सेपरेट कर दिया था। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, ये सबसे पहले किसने किया था? प्रेसिडेंसी टाउन्स ने। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ये बताया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या था, जो 1791 का टाइम था ना लॉर्ड कॉर्नवालिस का, उन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की थी और मॉडर्नाइज़ किया था इंडियन सिस्टम को, और थानाज वगैरह ये सब लेकर के आए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स में मानते थे, और ज़्यादातर उनके रिफॉर्म्स में आप देखोगे उन्होंने हर जगह सेपरेशन ऑफ पावर्स की थी। बट लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें नेगेट की थी कि पावर्स को सेपरेट नहीं किया जाना चाहिए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होना चाहिए। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आप देख सकते हो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज था सिस्टम। फिर उसके बाद आती है 1860 के टाइम में पुलिस आयोग या फिर पुलिस कमीशन।
ठीक है। तो अब इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लाई जाती है पुलिस कमीशन 1860 के द्वारा। तो जो भी रिकमेंडेशन देती है ये पुलिस कमीशन, उसके द्वारा एक इंडियन पुलिस एक्ट आती है 1861 की, और ये कमीशन जो है बहुत सारी चीज़ें रेकमेंड करती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें रेकमेंड करती है वो भी देख लेते हैं। कि एक सिविल कॉन्स्टेबलरी का एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि विलेज सेटअप को मेंटेन करना चाहिए प्रेजेंट फॉर्म में, कि एक विलेज वॉचमैन होना चाहिए जो कि विलेज के द्वारा ही मेंटेन किया जाए। ठीक है, बट उसका जो कॉन्स्टेबलरी था उसके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिविल कांस्टेबल होना चाहिए विलेजेस के लिए। तो और इंस्पेक्टर जनरल जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर हेड करेंगे, और डीआईजी जो है वो एक रेंज के हेड होंगे, और एसपी जो है वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जितने भी डकैती होती थी या ठग्स होते थे, तो ये सब चीज़ें जो क्रिमिनल एक्ट्स थी वो सब, तो ये सब होने के, ये पुलिस एक्ट आने से काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, सप्रेस हो गए थे। क्योंकि जो जनरल एटीट्यूड बन गया था पुलिस का वो भी बहुत ही अनसिम्पैथेटिक था, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे ये लोग। ठीक है, तो इस तरीके का एक एटीट्यूड बन गया था। तो पुलिस जो था बेसिकली ज़्यादातर क्या करती थी, जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स वगैरह होती थी उसको सप्रेस कर रही होती थी। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने ये कोई ऑल इंडिया पुलिस जो है उसको नहीं बनाया था, बल्कि अब जो ये पुलिस एक्ट था 1861 का, उसने एक नई गाइडलाइंस प्रोवाइड की ये पुलिस सेटअप के लिए कि प्रोविंसेस में किस तरीके से पुलिस सेटअप होना चाहिए। और ये जो रैंक्स नीचे थी पुलिस की वो यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस हुई थी पूरी कंट्री में। ठीक है, तो ये थी, तो ऑल इंडिया पुलिस सर्विस नहीं थी। अब 1902 का टाइम आता है। 1902 में क्या होता है, पुलिस कमीशन जो है वो रेकमेंड करती है कि एक सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी स्थापना हो जानी चाहिए, उसका इस्टेब्लिश कर देना चाहिए प्रोविंसेस में। ठीक है, और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसको सेंटर में ला देना चाहिए। तो सीबीआई होनी चाहिए सेंटर में और सीआईडी होनी चाहिए प्रोविंसेस में। ये कौन कहती है, पुलिस कमीशन कहती है 1902 में। तो धीरे धीरे करके जिस पुलिस कमीशन बनी है तो धीरे धीरे करके अपने व्यू पॉइंट्स भी बताएंगे, नए नए रिफॉर्म्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी। अब नेक्स्ट आते हैं आर्मी रिफॉर्म्स पे। आर्मी रिफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं आप ब्रिटिश के। अब ये जो आर्मी रिफॉर्म्स थे ब्रिटिश के, तो हुआ क्या था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो डर गए थे। उनको था कि दोबारा से ऐसा रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ये आर्मी बनानी चाहिए, आर्मी रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। तो एक सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का। रीज़न यही थे, जो ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग हुई थी और जो 1857 रिवोल्ट का जो टेरिबल एक्सपीरियंस मिला था ब्रिटिशर्स को, तो उसके चलते इन लोगों ने ये आर्मी रिफॉर्म्स लेकर के आए। तो लॉर्ड डफरिन ने जैसे कहा था, ऑलवेज रिमेंबर द लेसन ऑफ 1857। तो अब क्या क्या चीज़ें हुई थी कि बेसिकली इंडियन जो थे वो ये भी सोच रहे थे कि दो तीन रीजंस की वजह से इंडियंस जो थे वो ये ब्रिटिशर्स आर्मी में रिफॉर्म कर रहे थे। एक तो उनका डर सिंपल सा यही था कि जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस थी, जैसे कि रशिया थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी, तो ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली ये चाहते थे कि हम ही कॉलोनाइज़ करके रखें इंडिया को, कोई और बाहर की कंट्री आके इंडियंस को कॉलोनाइज़ नहीं कर पाएँ। तो इस वजह से वो एक रीज़न तो ये था कि उनको इंडिया की टेरिटरी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखनी थी, कि ताकि बाकी इंपीरियलिस्ट पावर्स जो हैं रशिया, जर्मनी, फ्रांस जैसी, ये आके इंडिया पे अटैक ना कर दें और हमें भगा के और ख़ुद इंडिया को कॉलोनी ना बना लें। तो एक तो ये डर था। दूसरा डर ये था कि वो एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड भी करना चाहते थे, कि इंडियंस को वो यूज़ करना चाहते थे ताकि वो अफ्रीका में, एशिया में अपना जो एम्पायर है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएँ और ब्रिटिश भी इंडिया में भी काफ़ी एक्सपेंशन कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने इसके लिए एक स्ट्रक्चरल आर्मी रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले तो उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आई। फिर सेकेंडली साथ ही साथ उन्होंने कॉन्टीन्यूसली आर्मी में रीऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ था, सबसे पहले देखते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइस भी कहते हैं इसको, या फिर डिवाइड एंड रूल। काउंटर पॉइस बेसिकली क्या होता है कि जब एक फोर्स जो है वो दूसरी फोर्स के अगेंस्ट या तो दूसरी फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है,
तो उसको कहते हैं काउंटर पॉइस की पॉलिसी, कि जब एक फोर्स जो है दूसरी फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको कहते हैं काउंटर पॉइस। तो जो इंडियन सेक्शन था आर्मी का, उसको इसी पॉलिसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उससे क्या था, इस बेसिस पे कैसे ऑर्गेनाइज़, क्यों ऑर्गेनाइज़ किया था, ताकि इंडियंस जो थे वो दोबारा से कोई ऐसी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग जो है वो दोबारा से ना कर दे, मतलब कि 1857 रिवोल्ट जैसा ऐसा कुछ दोबारा ना हो जाए। इस वजह से वो ये बैलेंस एंड काउंटर पॉइस की पॉलिसी या फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लेकर आए थे। तो उन्होंने बेसिकली एक ग्रैंड काउंटर पॉइस बनाया सफिशिएंट यूरोपियन फोर्स का, ठीक है, कि एक साइड अगर इंडियन फोर्स है, दूसरी साइड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूरोपियन फोर्स है जो उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो काउंटर पॉइस का मतलब यही होता है, ऐसी फोर्स जो कि या तो दूसरी फोर्स को बैलेंस करे या न्यूट्रलाइज कर दे। आर्मी कमीशन बनी फिर 1879 की, उसने ये रेकमेंड किया कि हम लोग ये जो यूरोपियन फोर्स का ग्रैंड काउंटर पॉइस है, इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम एक और लेकर के आएंगे, वो उन्होंने कहा नेटिव्स को ही नेटिव्स के अगेंस्ट काउंटर पॉइस बना दो। और साथ में उससे क्या होगा, अगर नेटिव्स ही नेटिव्स को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे या लड़ेंगे, दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे या जो भी करना है, तो उसकी वजह से यूरोपियंस की सुप्रीमेसी जो है वो बनी रहेगी। नेटिव्स को नेटिव्स के अगेंस्ट कर दो, यूरोपियंस अपने आप सुप्रीम बने रहेंगे। ये पॉलिसी लेके आए वो। फिर ये जो मार्शल और नॉन मार्शल रेस का कंसेप्ट था, वो भी ये लोग लेकर आए, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी थी इनकी मार्शल रेस की या फिर नॉन मार्शल रेस की, और जिसमें ये अज्यूम किया जाता था कि जो अच्छे सोल्जर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ से ही आएंगे। और वो बेसिकली जो लेट आपके 1880s का जो टाइम था उसी में डेवलप हुए थे। ये लॉर्ड रॉबर्ट्स थे जो कमांडर इन चीफ थे 1887 से लेकर के 1892 तक के, उनका ये आइडिया था बेसिकली। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट थी, जो अलग अलग जैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे रिक्रूटमेंट करने में भी, तो ये वाली जो इनकी पॉलिसी थी उसको जस्टिफाई करते थे। कैसे, जैसे आपके कुछ ऐसे ग्रुप्स हो गए, कुछ कम्युनिटीज़ थी जैसे सिख हैं, गुरखाज, पठान्स, तो ये लोग मानते थे कि ये जो है रिवोल्ट को सप्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं, और ये रिलेटिवली थोड़ा सा मार्जिनल सोशल ग्रुप था, और इसी वजह से ये नेशनलिज्म की भावना से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी इनको, ठीक है, ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहेंगे नेशनलिज्म की भावना से। तो इसी वजह से इनको इस तरीके से टारगेट किया गया। फिर कुछ सोल्जर्स थे जो कि अवध के थे, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ के जो थे सोल्जर्स, उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए उनको नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इंडियन आर्मी को 1857 रिवोल्ट में सपोर्ट किया था, इसलिए इनको नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। और ये हमारी मार्शल रेसेस थी क्योंकि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये था। फिर नेक्स्ट चीज़ जो थी, इन्होंने क्या किया, कास्टिज़म और रेसिज़म का कंसेप्ट ये लोग लेकर के आए थे। तो ये लोग आपस में ही हम लोगों को डिवाइड तो कर ही रहे थे, तो ये इस तरीके की छोटी छोटी पॉलिसीज़ लेकर के आ रहे थे ताकि हम लोग आपस में ही लड़ें, आपस में एक दूसरे को ये लोग डिवाइड कर दें हमें। तो कास्ट और कम्युनल कंपनीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। जितने भी रेजिमेंट्स थे, जितने भी इंडियन रेजिमेंट्स थे, उनमें सब में ये कम्युनिटीज़ जो है इंट्रोड्यूस की गई ताकि एक दूसरे को ये लोग खुद ही बैलेंस करते। तो कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल, रीजनल कॉन्शियसनेस जो है वो एनकरेज किया गया ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग की जो ग्रोथ है उस पर चेक रखा जाए कि सोल्जर के अंदर कोई इस तरीके की नेशनलिस्ट फीलिंग तो नहीं आ रही। तो उन पर चेक रखने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो लाई गई थी, ठीक है। फिर चार्ल्स वुड जो हैं वो कहते हैं कि देयर शुड बी डिफरेंट एंड राइवल स्पिरिट इन डिफरेंट रेजिमेंट्स, मतलब कि हर एक इंसान, हर एक सोल्जर के अंदर अलग अलग और राइवल स्पिरिट होनी चाहिए हर एक रेजिमेंट्स में। मान लो एक अलग अलग रेजिमेंट्स बने होंगे अगर आर्मी में, तो सब आपस में लड़ें, ठीक है, ये स्पिरिट होनी चाहिए थी। सो वन माइट फायर द अदर इन केस ऑफ नीड, अगर ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे से ही लड़ लो। पील कमीशन आई थी फिर 1857 के बाद, इन्होंने मिक्स्ड कास्ट को इंट्रोड्यूस किया था हर एक रेजिमेंट में,
फिर आर्म्स एक्ट आया था 1878 का। इन्होंने बेसिकली एक लाइसेंसिंग सिस्टम ये लेकर के आए थे, लाइसेंसिंग सिस्टम आया था फायर आर्म्स के लिए, बट यूरोपियंस जो थे और यूरोशियंस जो थे उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया कि फायर आर्म्स वाला जो सिस्टम है इनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। और फिर लॉर्ड रिपन आए थे, उन्होंने ये एक्ट को मॉडिफाई किया था रेशियल एग्जेम्पशन को हटाने के लिए। तो लॉर्ड रिपन जब आए थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लेकर आए थे वो, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने इनफैक्ट काफ़ी ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जो इंडियंस के फेवर में जाते थे, तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें लेकर आए थे। फिर रीऑर्गेनाइजेशन आर्मी की कैसी हुई थी। इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको बेसिकली जो आपकी मेन स्ट्रीम लाइफ थी उससे उनको थोड़ा अलग किया जाता था, ठीक है। तो यूरोपियन ब्रांच का डोमिनेशन उन्होंने इंश्योर किया कि यूरोपियंस जो थे वो तो डोमिनेटिंग रहे इंडियन ब्रांचेस पे, ये तो इंश्योर किया गया था, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया, इंडियन ब्रांच को थोड़ा सा हटा दिया था कि आप लोग जो है थोड़ा सा दूर दूर रहो, ठीक है। तो उनको कैसे रखा जाता था दूर के, उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिया जाता था, फिर ये इस तरीके की चीज़ें उनको की जाती था कि मेन स्ट्रीम लाइफ से उनको हटा दें। फिर अब जो डोमिनेशन था यूरोपियन ब्रांच का उसको कैसे मेंटेन किया जाता था कि सबसे पहला कि रेशो जो है वाइट आर्मी का उसको और इंक्रीज़ किया गया। पहले वाइट आर्मी जो है वो 14% थी, अब उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया था। वाइट्स और इंडियंस का रेशो जो है वो बंगाल में 1:2 का रेशो था, बॉम्बे में 2:5 का रेशो था, एंड मद्रास में भी। तो इसमें मद्रास में 2:5 का। तो रीज़न क्या था, क्योंकि बंगाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए यहाँ पर 1:2 का रेशो था, बॉम्बे में मद्रास में ज़्यादा रेशो नहीं था, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेशो बढ़ाने की वजह से इन्होंने यूरोपियंस का डोमिनेशन, अपना डोमिनेशन जो है इंडियन ब्रांच के ऊपर ज़्यादा बनाए रखा था, तो लगा के रखा था उन्होंने। फिर यूरोपियंस की जो सुप्रीमेसी है स्ट्रैटेजिक कमांड्स पे, वेपन्स पे, ये भी इंश्योर की जाती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है सैंडहर्ट्स या फिर स्कीन कमेटी आई थी 1926 की। उन्होंने ये विजुलाइज़ किया था कि 50% इंडियन ऑफिसर जो है उन्होंने ये विजुलाइज़ कर लिए थे कि ये होने चाहिए इन 1952 तक। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की जो पार्शियलिटी है वो मेंटेन की जाती थी। जैसे जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हो गई, जो आपकी की जोग्राफिकल लोकेशंस हो गई, वहाँ पर तो स्ट्रिक्ट यूरोपियन मोनोपोली मेंटेन की जाती थी, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से रखा जाता था आर्मीज़ को। तो अच्छी जो की जोग्राफिकल लोकेशंस हो गई वहाँ पर यूरोपियंस को रखा जाता था, ठीक है, कि यूरोपियन आर्मी वहाँ पर रहेगी। जो आपके की जोग्राफिकल डिपार्टमेंट्स भी इवन होते थे वहाँ पर भी यूरोपियंस की सुप्रीमेसी रखी जाती थी। जैसे कि आपके आर्टिलरी हो गई, टैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, आर्म्ड कॉर्प्स हो गए, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती थी। राइफ़ल्स भी इनफैक्ट इंडियंस को जो है वो बेकार क्वालिटी की दी जाती थी। 1900 तक ये चीज़ हुई थी कि राइफ़ल्स भी इंडियन को जो है वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी की प्रोवाइड की जाती थी। और इंडियंस को जो हाईटेक डिपार्टमेंट्स होते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो एटलीस्ट ऐसे ही चला था कि जो इंडियंस थे उनको जो हाईटेक डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर अलाउड ही नहीं था उनको जाना, ठीक है, उनको रखा ही नहीं जाता था वहाँ पर। और कोई भी इंडियन को अलाउड नहीं किया जाता था कि ऑफिसर रैंक पर कोई भी इंडियन चला जाए। तो कोई भी इंडियन अलाउड नहीं था ऑफिसर रैंक पर जाने के लिए, नो इंडियन अलाउड। इस तरीके की चीज़ें ये लोग कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। जो हाईएस्ट अगर कोई रैंक थी इंडियन की वो 1914 में आई थी, जब एक सूबेदार जो है वो बना था एक इंडियन। तो ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। तो इसी वजह से 1926 में जो इंडियन सैंडहर्ट्स कमेटी थी उन्होंने ये विजुलाइज़ किया था कि 50% इंडियनाइज्ड ऑफिसर कैडर होना चाहिए 1952 के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज 2020-50 सीरीज़ के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।